नमस्कार मेरे दोस्तों, राधे राधे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हालांकि ये जो क्लास आज चल रहा है वो कल ही समाप्त हो जाना था, लेकिन कल लाइन कट जाने की वजह से हम आपका वीडियो नहीं बना पाए थे। तो चलिए आज यहीं से शुरू करते हैं। वो है आज जर्मनी का एकीकरण। कल तक हमने इटली का एकीकरण पढ़ लिया था, राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लिया था, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिए थे, फिर वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद मेटरनिक की जो चर्चा किया, उसने क्या क्या किया, सारा कुछ हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में पढ़ लिए है। ये जो वीडियो आपका चल रहा है ये है वीडियो नंबर 3। ये है आपका वीडियो नंबर 3। हालांकि ये कल ही समाप्त हो जाना था, लेकिन कहे ना कि कल लाइन कट गया था, जिसके कारण हम आपका वीडियो बना नहीं पाए थे। तो चलिए आज और अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही शॉर्टकट तरीका में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी क्या है। जर्मनी एक देश है जो यूरोप में आता है। उसके बाद एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र को आपस में जोड़ देना ही एकीकरण कहलाता है। अलग अलग क्षेत्र को आपस में जोड़ देना एकीकरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण कल भी दिए थे, वही उदाहरण आज फिर से दे रहे हैं कि अलग अलग बुनिया को लाइए, एक साथ ऐसे उसको ठोक दीजिए, एकदम मिला दीजिए, और मिला के जो लड्डू बना ना वही हुआ एकीकरण। यानी बुनिया था अलग अलग, लेकिन मिल के जो एक हो गए, जो लड्डू बना वो हुआ एकीकरण। यानी अलग अलग क्षेत्रों को आपस में मिला देना ही एकीकरण कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जर्मनी में एकीकरण किस प्रकार से हुई थी, क्या क्या बाधाएं आए थे, क्या क्या हुआ था, सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए और देखते रहिए। तो जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी तो पता चल गया, एकीकरण का मतलब ही पता चल गया कि कोई अलग अलग क्षेत्र है उसको आपस में जोड़ दीजिए, एकीकरण कहलाएगा। जैसे कोई अलग अलग खेत है, सबको मिला के एक कर दीजिए और उसके बाद उसका एगो मालिक रहने दीजिए, वही एकीकरण कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो जर्मनी जो था पहले 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित था। जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे क्षेत्रों में यानी राज्यों में बटा हुआ था। इस जर्मनी की बात करें, एकीकरण से पहले की बात है। तो एकीकरण के पहले जो जर्मनी था 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में जो श्रेय है वो नेपोलियन को भी जाता है। यानी नेपोलियन का भी बहुत भूमिका रहा है जर्मनी के एकीकरण करने में। क्योंकि नेपोलियन क्या किया था कि जर्मनी को आया, पहले इसको पूरा जर्मन को जीत लिया, उसके बाद वहां एक शासन व्यवस्था लागू किया था, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था। वहां एक नियम, एक धर्म, एक मुद्रा, सब कुछ वहां एक कर दिया था। जर्मनी मान लीजिए पहले की था, अलग अलग था। मान लीजिए जर्मनी है, ये अलग अलग क्षेत्र में बटा है, अलग अलग क्षेत्र में बटा है। तो नेपोलियन आया, नेपोलियन ने की किया, सबको जीत लिया और सबको जीत के एक कर दिया। ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग राजा था, तो सब राजा को खत्म करके एक राजा यहाँ ला दिया, एक राजा ला दिया, एक शासन व्यवस्था ला दिया, सब कुछ एक कर दिया। बुनिया को जिस तरह लड्डू बनाते हैं उसी तरह इसको लड्डू बना दिया। लेकिन मेटरनिक आया, फिर सबको अलग कर दिया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें हमने आपको वीडियो नंबर 1 और 2 में बता दी है। आप वहां पर भी जाकर अगर पिछली क्लास नहीं किए हैं तो आप पीछे जाकर क्लास कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि 1806 ईस्वी में राइन राजसंघ का निर्माण किया था। यानी कि पूरा जर्मन को जीत के यहाँ पर 1806 में राइन राजसंघ का स्थापना किया था। उसके बाद ये जो जर्मनी है ना, उसी में है पर्सा। पर्सा का शासक था फ्रेडरिक विलियम। पर्सा का शासक कौन था? फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम बड़ा ही निरंकुश था, समझिए, फ्रेडरिक विलियम निरंकुश था। उस समय पर्सा ही एक ऐसा था वहां का क्षेत्र जो कि बहुत शक्तिशाली था और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो सब लोग ने कहा फ्रेडरिक विलियम से कि महाराज जर्मनी का एकीकरण करना है, आप सहयोग कीजिए। कि बोला हम सहयोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये निरंकुश था, समझे, बड़ा ही निरंकुश था। तो जब ऐसा बोला तो जर्मनी का लोग बोला ठीक है, नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ,
समय बीतता गया, फिर इसको लगा, किसको लगा, फ्रेडरिक विलियम को लगा कि नहीं, सब लोग सही कह रहा है, हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमको साथ देना ही होगा। जिसके लिए इसने क्या किया कि धीरे धीरे सेना का निर्माण करने लगा। फिर समय बीतता गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो फ्रेडरिक विलियम आप देख रहे हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? फ्रेडरिक विलियम की। और फ्रेडरिक विलियम मर जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसका भाई रहता है विलियम। फ्रेडरिक विलियम का भाई कौन है? विलियम। विलियम की करता है, पर्सा का शासक बन जाता है। विलियम पर्सा का शासक बन जाता है। और ये जो है भरपूर मात्रा में जर्मनी के एकीकरण में सहयोग करता है। सबसे पहले इसने किया कि बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, वहां का चांसलर बनाया इसने। बिस्मार्क को वहां का चांसलर बना दिया। उसके बाद यहां से कहानी शुरू होती है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, उसको बताइए। तो यहां से अब शुरू कथा होती है बिस्मार्क की। तो जो ये बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क हिगेल के विचारों का समर्थक था। बिस्मार्क हिगेल के विचारों का समर्थक था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और बिस्मार्क पर्सा का यानी जर्मनी का एकीकरण करने से पहले वह जर्मनी का शुद्धिकरण करना चाहता था, और उसने किया भी। क्या बोले कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने से पहले जर्मनी का शुद्धिकरण करना चाहता था, इसलिए उसने ये काम किया भी। यहां तक ठीक था। अब बात करते हैं कहानी में, ये हुआ यहां तक। अब आते हैं इसमें किसमें, अब लड़ाई झगड़ा होना शुरू होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, और जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जर्मनी था ना, जर्मनी पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का शासन था। किसका बोलिए मेरे साथ, आप लोग बोलिएगा तो ज्यादा विकास करिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो बोलिए, आप लोग ही बोलिए। तो जर्मनी पर किसका शासन था? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। फिर से बोलिए, जर्मनी पर किसका शासन था? तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। ये तीनों ही एक ऐसा देश था, ये तीनों चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण ना हो, बिल्कुल ना हो। तो उसके बाद क्या होता है, बिस्मार्क आया, सोचा ये तीनों को अगर घसका दे, मान लीजिए जर्मनी है, बिस्मार्क सोचा कि ये तीनों जो जर्मनी पर बैठल है, अगर ये तीनों को मान लीजिए डेनमार्क है, फ्रांस है और ये ऑस्ट्रिया है, ठीक। बिस्मार्क सोचा कि अगर इन तीनों को घसका दें, यहां से जर्मनी से निकाल दें, तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। यहां से इसको घसकाना चाहा, लेकिन इन तीनों को घसकाना इतना भी साधारण बात नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। इन तीनों को घसकाना जर्मनी से इतना भी साधारण बात नहीं था इसको घसकाना। तब क्या हुआ वो देखिए। बिस्मार्क सोचा काहे ना हम अपना दिमाग लगाते हैं ताकि ये तीनों घसक जाए। तो उसके बाद कहानी अब शुरू होती है, सुनिएगा। जर्मनी पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का शासन था, लेकिन जर्मनी का दो महत्वपूर्ण क्षेत्र सेल्सविग और हॉलेस्टीन डेनमार्क के कब्जा में था। डेनमार्क के कब्जा में कौन था? सेल्सविग और हॉलेस्टीन, जो कि जर्मनी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जर्मनी का दो महत्वपूर्ण क्षेत्र था, सेल्सविग और हॉलेस्टीन, जो कि डेनमार्क के कब्जा में था। बिस्मार्क सोचा कि अगर ये दोनों क्षेत्र को वापस ला लिया जाए तो जर्मनी का एकीकरण थोड़ा संभव हो जाएगा, उसके बाद आगे कोशिश करेंगे। तो इस दोनों क्षेत्र को पाने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया? सेल्सविग और हॉलेस्टीन को पाने के लिए बिस्मार्क गया ऑस्ट्रिया के पास। किसके पास गया? ऑस्ट्रिया के पास। ऑस्ट्रिया को बोला, हे भैया जी तनी हमरा मदद करिए, हम बड़ी दुविधा में फसल हैं। तो ये बोला कौन सी मदद करे तुमको? तो पर्सा बोला। कौन बोला? पर्सा यानी काउंट काबुर बोला कि देखिए हमारा दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सेल्सविग और हॉलेस्टीन, जो डेनमार्क हथिया लिया है।
अगर आप लड़ाई में सहयोग किए, आप मदद किए, ये दोनों क्षेत्र हम हथिया लेंगे, अपना कब्जा में ले लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया बोला हमको बुर्बक समझे हो, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम लड़ेगा, हम उसमें काहे है, मेरा की फायदा है उसमें। तो अब ये बोला, कौन बोला, बिस्मार्क बोला किससे, ऑस्ट्रेलिया से। बिस्मार्क बोला ऑस्ट्रेलिया से कि देखिए महाराज, दो क्षेत्र है ना जो डेनमार्क कब्जेले है, अभी हथियेले है, जो डेनमार्क अभी हथियेले है, ये दोनों को अगर हम जीतते हैं तो एक क्षेत्र हम खुद रखेंगे, एगो आपको दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया बोला एकदम सही कह रहा है, चलो शुरू करते हैं। बस की हुआ 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, कब, 1864 ईस्वी में पहला युद्ध, 1864 ईस्वी में पहला युद्ध, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके डेनमार्क को मार तोड़ के एकदम इसको विवश कर दिया। पर्सा और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिल गया और डेनमार्क को भरदम कूच दिया, इसको भरदम कूच दिया एकदम। डेनमार्क कहने लगा हे चाचा है, अब हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गया, जो दो क्षेत्र आपका हथियेले थे वो भी आपको वापस कर देते हैं। तब ये दो क्षेत्र डेनमार्क पर्सा को वापस कर देता है। तब ऑस्ट्रेलिया बोला कि युद्ध तो जीत गया, अब हमको एक क्षेत्र दो, तुम रखो। तो बिस्मार्क बोला ठीक है, आपका भी बात सही है, आपका भी बात हम मान लेते हैं। तो पर्सा सेल्सिक क्षेत्र खुद रखा, पर्सा जो था सेल्सिक क्षेत्र खुद रखा, ये जो पर्सा है ना, पर्सा सेल्सिक क्षेत्र खुद रखा और होल्स्टीन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। पहला लड़ाई लड़ा पर्सा और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके मारा किसको, डेनमार्क को। डेनमार्क जो दो क्षेत्र हथियेले था सेल्सिक और होल्स्टीन, इसको वापस लिया और सेल्सिक पर्सा खुद रखा और होल्स्टीन ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। ठीक, एक क्षेत्र तो बिस्मार्क के कब्जा में आ गया। अब बिस्मार्क सोचा रुक, एक देश तो खत्म हो गया, इसको नाम निशान इसका मिटा दीजिए जर्मनी से, ये तो खत्म हो गया, बचा कौन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। रुक, अब दिमाग लगाते हैं। ये बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए चल गया इटली के पास, इटली से संधि करने चला गया। इटली के पास गया और बोला ये इटली भाई, मेरा बड़ी दुख भरी कहानी है, हम पर ही दोनों भी हम कब्जा कैले है, तुम तनी मदद कर दो। इटली बोला दोस्त है, इतना बढ़िया से बोल रहा है, कर देते हैं। उसके बाद इटली ने क्या किया, पर्सा का साथ दे दिया। तो दूसरा युद्ध जो हुआ 1866 ईस्वी में, कौन युद्ध, दूसरा युद्ध 1866 ईस्वी में पर्सा और इटली ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को भी भरदम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया को भी भरदम मारा, एकदम लतिया मारा। कौन, पर्सा और इटली ने मिलके किसको मारा, ऑस्ट्रेलिया को मारा। और जो एक क्षेत्र, जो होल्स्टीन क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया पहले लिया था, उसको भी वापस ले लिया। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को मारा ना, तब पर्सा के पास उसका दोनों क्षेत्र सेल्सिक और होल्स्टीन वापस आ गया, दोनों क्षेत्र उसके पास वापस आ गया। अब बात रहा फ्रांस, दुगो तो मार के घोलटा दिया, दुगो को बचा एगो फ्रांस। थोड़ा समय देखा, समय बदलता गया। उसके बाद समय आता है 1870 ईस्वी की। 1870 ईस्वी की बात आती है, तभी बोला कौन, बिस्मार्क बोला चला जब दुगो का हम घोलटा दिए मार के, तो तू का चीज है रे, तू का चीज है। उसी समय बोला तुमसे भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस समय पर्सा शक्तिशाली हो चुका था। उसके बाद ही चल गया लड़ने फ्रांस से, और पर्सा और फ्रांस ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दिया। पर्सा और फ्रांस ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दिया, जिसमें पर्सा की जीत हो जाती है। किसकी जीत होती है, पर्सा की जीत हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 लड़ाई लड़ा गया। उसके बाद जो पर्सा है वो जीत जाता है। उसके बाद बिस्मार्क जो रहता है जर्मनी का एकीकरण बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। उसके बाद जो बात करते हैं, जो 1866 ईस्वी में जो युद्ध लड़ी गई थी उसको सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है।
1866 ईस्वी में जो युद्ध लड़ी गई थी उसे सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप लोग भी बोलिए साथ में, 1866 ईस्वी में कौन युद्ध लड़ी गई थी? सेडोवा युद्ध। 1866 में कौन युद्ध लड़ी गई थी? सेडोवा युद्ध। किसके बीच लड़ी गई थी? तो पर्सा और इटली के बीच लड़ी गई थी। कौन हारा? ऑस्ट्रिया हारा। उसके बाद बात करिए कि 1870 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था वो कौन लड़ा था? तो लड़ा था पर्सा और फ्रांस। इस युद्ध का क्या नाम है? तो इस युद्ध का नाम है सेडाउन युद्ध। कौन युद्ध? सेडाउन युद्ध। इसमें कौन जीता? पर्सा जीता। अंततः 1871 ईस्वी में, कब? अंत में 1871 ईस्वी तक जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है। यही थी आपकी जर्मनी का एकीकरण। अब बात करते हैं यूनान में राष्ट्रवाद। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद यूनान में राष्ट्रवाद शुरू करते हैं। तो उसके बाद आता है यूनान में राष्ट्रवाद। अब समझिए यूनान में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था, उसको समझिए। तो यूनान क्या था ना कि यूनान में प्राचीन काल से ही, किस काल से? प्राचीन काल से ही यूनान में प्राचीन काल से ही शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कला, चिकित्सा, ये सारे गुणों में ये यूनान पहले से ही निपुण था। फिर से समझिए, यूनान जो है वो प्राचीन काल से ही शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कला, चिकित्सा, ये सारी गुणों में निपुण था। उसके बाद ये पुनर्जागरण के काल से ही, पुनर्जागरण के काल से ही एक जाति, एक धर्म, एक नियम कानून, एक शासन प्रणाली को अपनाता था। जो यूनान है वो पुनर्जागरण के काल से ही एक जाति, एक धर्म, एक नियम को मानता था। लेकिन इसका विरोध तुर्की करता था। ये जो इतना सारा इसके पास कला था ना, प्राचीन काल से एक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कला, चिकित्सा में निपुण था। उसके बाद पुनर्जागरण के काल से ही एक जाति, एक धर्म, एक नियम कानून को मानता था। तो इसका विरोध तुर्की कर रहा था। कौन कर रहा था? तुर्की। और तुर्की का सहयोग जो है ना, ऑस्ट्रिया का राजा, यानी ऑस्ट्रिया का राजा चांसलर यानी कि मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक था। मेटरनिक तुर्की का सहयोग कर रहा था, इसलिए तुर्की इसका विरोध कर रहा था यूनान का। तुर्की का कहना था कि तुर्की मानता था इस्लामिक धर्म, तुर्की मानता था इस्लामिक धर्म और अरबी भाषा बोलता था। तुर्की इस्लामिक धर्म और अरबी भाषा का तुर्की इस्लामिक धर्म और अरबी भाषा बोलता था। तुर्की चाहता था कि इस्लामिक धर्म और अरबी भाषा का प्रचार प्रसार ये पूरे यूनान में हो। लेकिन यूनान वासी लोग अपनी भाषा बोल रहे थे, अपने नियम कानून को मान रहे थे। इस शुरू से ही एकदम शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कला सब कुछ में निपुण थे। तो इसी का विरोध कौन कर रहा था? इसका विरोध कर रहा था तुर्की। इसका विरोध कौन कर रहा था? तुर्की। तुर्की क्या चाहता था? तुर्की चाहता था कि इस्लामिक धर्म और अरबी भाषा का पूर्ण प्रचार यूनान में हो। तो तुर्की जो ऐसा ऐसा कर रहा था, इसका साथ कौन दे रहा था? इसका साथ दे रहा था ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक। जब ये लगातार ये लोग अपना काम कर रहा था यूनान में, तो यूनान वासी लोग ना जाने कितने बार आंदोलन किए, कितने बार विरोध किए, लेकिन इनके विरोध को कोई सुन नहीं रहा था, इनके विरोध को कोई मान नहीं रहा था, इनके विरोध को कोई मतलब कि इनके विरोध का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। क्योंकि जैसे ही विरोध करते थे, आंदोलन करते थे, इस जो जैसे ही ये विरोध करते थे, आंदोलन करते थे, तो ये तुर्की है ना, तुर्की तुरंत उस आंदोलन को दबा देता था। क्योंकि तुर्की का जो ऊपर है, तुर्की को सहायता मिल रहा था किससे? मेटरनिक से मिल रहा था। और ये बेचारा ये दो मिल के, यानी ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक और तुर्की दोनों मिल के इस पर दबाव बना रहा था। लेकिन ये बेचारे लोग जो यूनान वासी थे, इन्होंने क्या किया कि हिटेरिया फिलाइप नामक एक संगठन का भी इन्होंने संगठित किया। इन्होंने क्या किया? हिटेरिया फिलाइप नामक एक संस्था का संगठन इन्होंने किया। मतलब कि उससे लड़ने के लिए हिटेरिया फिलाइप नामक संस्था का संगठन किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और जैसे ही 1848 ईस्वी की क्रांति हुई,
तो मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद वहां का राजा बनता है, ऑस्ट्रिया का राजा बनता है कौन? ऑस्ट्रिया का राजा बनता है जार निकोलस। सॉरी, तो जैसे ही 1848 ईस्वी में क्रांति होती है तो मेटरनिक को छोड़कर जाना पड़ता है। तो मेटरनिक के हार के बाद आता है जार निकोलस। ये जो जार निकोलस है ये खुलकर यूनान का सहयोग करता था। जार निकोलस भारतम यानी खुलकर यूनान का सहयोग करता था। फिर जार निकोलस ने सोचा काहे नहीं इसमें भी थोड़ा इसकी बात भी सुन लिया जाए, बेचारा बहुत परेशान है। फिर 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन लगाया गया। 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन लगाया गया। इसमें मुख्य राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। लंदन सम्मेलन में मुख्य राष्ट्र कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जिन्होंने यूनान का सहयोग किया और ये लोग जो दबा रहा था ना, इन लोग को भगाने का प्रयास किए। तो इस प्रकार से यूनान में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो यूनान में राष्ट्रवाद, तो यूनान वासी लोग प्राचीन काल से ही शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला, चिकित्सा में निपुण थे। ये लोग पुनर्जागरण के काल से ही एक जाति, एक धर्म, एक नियम कानून को मानते थे। लेकिन ये सब जो मान रहे थे ना, इसका विरोध तुर्की कर रहा था। तुर्की चाह रहा था कि यूनान में इस्लामिक धर्म हो और अरबी भाषा बोला जाए। ऐसा कौन चाह रहा था? ये तुर्की चाह रहा था। लेकिन बेचारे जब ये यूनान विरोध करने के लिए चाहते, जब आंदोलन करते, विरोध करते, तो तुर्की इनके आंदोलन और विरोध को दबा देता था, एकदम दबा देता था। और इस तुर्की का सहयोग ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक कर रहा था। इस तुर्की का सहयोग कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक, जिसके कारण बेचारे यूनान वासी लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और 1848 ईस्वी की घटना घटी। जब घटना घटी तो मेटरनिक को जाना पड़ा। उसके बाद आता है जार निकोलस। मेटरनिक हारा, उसके बाद आया कौन? जार निकोलस। जार निकोलस यूनान का खुलकर सहयोग करता था, भारदम सहयोग करता था। उसके बाद जार निकोलस जो था ना, यूनान का खुलकर सहयोग करता था। इस जार निकोलस बेचारा भी बड़ी परेशान है, बड़ी दिन से कह रहा कि भाई कोई मदद कर दो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। तो जार निकोलस ने की किया, 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन बुलवाया। 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन बुलाया गया। कब? 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन बुलाया गया और इसमें मुख्य राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये लोग ने यानी लंदन सम्मेलन ने खुलकर फिर यूनान का क्या किया? सहयोग किया, जिसके कारण यूनान में राष्ट्रवाद की भावना उदय हुई। यहां तक ही क्लास थी। उसके बाद समझिए, जब मुख्य राष्ट्र में जब आंदोलन हो रहे थे, एकीकरण हो रहा था, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, तो धीरे धीरे करके यूरोप के अन्य राष्ट्र में भी, अन्य देशों में भी ये राष्ट्रवाद की भावना उदय होने लगी और अन्य देशों में भी लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद अन्य देशों में भी क्या हुआ ना, अन्य देशों में भी एकीकरण होने लगा, लोग जागृत होने लगे। इस प्रकार से आपका यूरोप में राष्ट्रवाद आज इसी समय खत्म होता है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, ताकि हमें भी ये प्रोत्साहन मिले कि हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। और कोशिश करिए कमेंट करने का, ताकि हमें पता चले कि हम किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं आपका छोटा भाई हरिराम कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। हम पुनः आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक और धन्यवाद।